चलिए नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से भारतीय आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे जो रोम साम्राज्य में श्रमिकों के ऊपर में जो कठोर से कठोर दंड दिए जाते थे, कठोर अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से आज स्टडी करेंगे। एक एक स्टेप को देखेंगे कि कैसे कैसे इन श्रमिकों के ऊपर में एकदम कठोर से कठोर दंड दिए जाते थे। तो आइए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इतना ध्यान में रखिए भैया कि ये आपका अफ्रीका महादेश है, ये आपका यूरोप है और इधर आपका पश्चिमी एशिया, इधर पूरा एशिया है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में ये कॉर्नर पे ध्यान से समझेंगे एक कंट्री है और इस कंट्री का नाम क्या है तो मिस्र है। यहाँ पे कॉर्नर पे ध्यान समझेंगे, यहाँ पे एक कंट्री है और इसको कहते हैं मिस्र, ध्यान समझेंगे। और इस मिस्र में चूंकि ये उत्तरी अफ्रीका का भाग और पश्चिमी आपका एशिया और लगभग आपका इधर जर्मन, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ये सारा को ले लीजिए तो लगभग इतना दूर तक इतना फैला हुआ साम्राज्य है। इस साम्राज्य को कहते थे रोम साम्राज्य। अब ध्यान से समझेंगे तो इसी एक मिस्र के बारे में उल्लेख क्या मिलता है कि मिस्र के जो आम जो श्रमिक लोग थे, आम किसान लोग थे, जो छोटे छोटे जिनके पास अपने जमीन जागीरें नहीं होते थे, वो किसी बड़े अभिजातों या कुलीनों के यहाँ, या अभिजात यानी कुलीन का मतलब है यहाँ तात्पर्य है कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके यहाँ काम करते थे। वो क्या कर रहे थे कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर करके पूरा जो है से कि घर बार छोड़ने के फेरा में लगे हुए थे और काफी संख्या में मिस्र से जो लोग होते थे वो अपने घर बार छोड़ करके और भाग रहे थे। आखिर मिस्र के आम किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिस्र के श्रमिक लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे के रीजन यही बताया जा रहा है कि यहाँ याद रखेंगे कारखानों में और खेतों में काम करने से ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। ये लोग चाहते थे कि अगर हम मिस्र को छोड़ करके चले जाएंगे तो दूसरे जगह नए जीवन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इन कठोरता की नीति को अपना करके, कठोर दंड को सहसा कर करके हम किसी अभिजातों के यहाँ खेतों में काम नहीं करेंगे, इसीलिए ये मिस्र को छोड़ रहे थे। लेकिन ध्यान से समझिए एक बात को, अगर ये लोग मिस्र को छोड़ कर करके काफी संख्या में श्रमिक चले जाएंगे तो अभिजात तो अपने खेत में काम करने के लिए खुद तो उतरेगा नहीं। तो अभिजातों को काम कराने के लिए यहाँ याद रखेंगे कि छोटे छोटे मुक्त श्रमिक या दास श्रमिकों को रखना जरूरी है, लेकिन ये भाग जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, एक बात सामने और भी आता है कि 398 के कानून लाए गए और ये 398 का कानून क्या है, इस कानून के हिसाब से ध्यान सुनेंगे एक सामाजिक रूप से मान्यता मिल गई कि अब जो श्रमिक लोग होते हैं, चाहे वो मुक्त श्रमिक हो चाहे दास श्रमिक हो, इन श्रमिकों को खास करके दासों को क्या किया जाए कि उनको दागा जाए। जैसे आप लोग घोड़े दागने की प्रथा के बारे में सुने होंगे कि घोड़े की पहचान हो जाए, घोड़ा इधर से उधर मिक्स ना हो जाए किसी किसी के साथ में, तो घोड़ा को दागा जाता था। तो घोड़े के दागने का प्रथा आप सुने होंगे। लेकिन मिस्र में जो श्रमिक लोग होते थे, जो दास लोग होते थे, उनको दागने की प्रथा ली आ गई। याद रखेंगे, उनको दागने की प्रथा आ गया। और ये कौन से कानून के अंतर्गत? तो ये 398 का कानून के अंतर्गत। अब बताइए, एक श्रमिक को दागा जा रहा। अच्छा, दागा किस लिए जाते थे? तो दागा इसलिए जाते थे ताकि जो श्रमिक घरवार को छोड़कर करके जा रहे हैं और रास्ते में कहीं भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी पहचान की जा सके कि ये एक जो है कहीं ना कहीं का एक दास होगा, एक श्रमिक होगा। तो बताइए, इस तरह के खराब प्रथा। आगे अगर इन दासों के अत्याचारों के बारे में देखें तो अगला पॉइंट लिखे कि जो निजी मालिक होते थे वो क्या करते थे कि एक ऋण संविदा बना लेते थे इनसे, ताकि एक दबाव बनाया जाए इन कामगारों के ऊपर, जो वर्कर्स होते हैं जिनको कामगार कहते हैं हिंदी में। तो इन श्रमिकों के याद रखेंगे, इन जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उन पर दबाव बनाया जा सके, इसीलिए ये एक ऋण संविदा बना ली। जैसे आमतौर पर आप गांव में देखते होंगे कि अगर कोई आदमी किसी बड़े या सेठ साहूकार से पैसे लेते हैं तो एक एग्रीमेंट बन जाता है कि भैया अगर तुम इतने महीने में पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा ये खेत खलिहान मेरा हो जाएगा। ये कोई भी एक दस्तावेज बनता है, तैयार होता है। तो उसी तरह से निजी मालिक क्या करते थे कि छोटे छोटे श्रमिकों को वो क्या करते थे, कुछ पैसे दे करके, कर्ज के तले दबा करके उनसे एक ऋण संविदा बना लेते थे ताकि कानूनी रूप से हम इन पर अपना दबाव बना सके। ऐसा इसलिए करते थे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि दूसरी शताब्दी के कुछ लेखकों का कहना है, ध्यान से सुनेंगे, कि ऋण संविदा मालिक तो बनाते ही बनाते थे, लेकिन कई बार व्यापक
व्यापक बेरोजगारी आ गई। ध्यान सुनेंगे, बेरोजगारी इतने बड़े रूप ले ली, इतने बड़ा व्यापक रूप ले ली कि हजारों के संख्या में श्रमिक लोग खुद आत्मसमर्पण करते थे। किनके आगे? तो जो सेठ साहूकार लोग होते थे, जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनके आगे ये लोग क्या किए कि हजारों के संख्या में श्रमिक जो है वो आत्मसमर्पण कर दिए। अच्छा, इसमें हजारों श्रमिक में से वो भी श्रमिक इसमें आगे आए, केवल दास ही नहीं आए, मुक्त श्रमिक भी आए। वो श्रमिक जो मुक्त होते थे, फ्री होते थे, बस काम करेंगे, दिहाड़ी लेंगे भैया और चलते बनेंगे, वैसे श्रमिक भी, ध्यान से समझेंगे बात को, वैसे श्रमिक भी अभिजातों के आगे, सेठ साहूकारों के आगे जो है से कि आत्मसमर्पण कर दिया। लोगों को बेरोजगारी इतना था कि लोगों को लगे कि भूखे मरने से अच्छे हैं कि अभिजातों के यहाँ 2 वक्त की रोटियां खा करके उन्हीं के खेतों में काम करते करते अपना जीवन को गुजार लेंगे। यानी बहुत ज्यादा बेरोजगारी के कारण जो छोटे छोटे किसान, भूमिहीन किसान थे, जो छोटे श्रमिक वर्ग थे, चाहे वो दास हो चाहे मुक्त श्रमिक होंगे, ये सब लोग हजारों की संख्या में आ करके और आत्मसमर्पण कर देते थे। किसके आगे? तो जो जमींदार होते थे उसके आगे। और जमींदार क्या करता था? कुछ उसके पैसे दे करके भोजन पानी रहने सहने का व्यवस्था करा करके और उसे तुरंत जो है ऋण संविदा बना लेता था कि इतने वर्षों तक आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इन पर अत्याचार होते थे। ये एक बात याद रखेंगे, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सेंट ऑगस्टीन। ध्यान सुनेंगे, सेंट ऑगस्टीन की बात कर ले तो आप ऑगस्टस नहीं समझ लीजिएगा, एक आपका ऑगस्टस था। ध्यान सुनेंगे, ये आपका ऑगस्टस जो है ये रोम साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ। इनका नाम है ऑगस्टस। ध्यान सुनेंगे, लेकिन ये ऑगस्टीन है, ऑगस्टीन के बारे में हम आपको बताएंगे कि उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर में चर्चा करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं के ऊपर में क्या स्थितियां है। तब महिला की स्थिति को जब हम लोग दर्शाएंगे, लिंग के बारे में जब चलेंगे, पुरुष और स्त्री के बीच में किस तरह से भेदभाव थे उन पर चर्चा करेंगे, तब वहां पर हम लोग बाखूबी ढंग से ऑगस्टीन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी हम आपको समझा ले कि ये मोटा मोटी की अगर बात करें तो ऑगस्टीन जो है ये उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के रहने वाले थे और ये किस परिवार से आते थे वहां चर्चा करेंगे। लेकिन इन्हीं के बता दें कि इन्हीं के कुछ पात्रों के मुताबिक पता चलता है कि ऑगस्टीन लिखते हैं इस बात को कि वहां उस समय में केवल आत्मसमर्पण तो होते ही थे श्रमिकों का, और कुछ श्रमिक ऐसे होते थे कि वो अपने बच्चे को 25 वर्ष के लिए किसी न किसी से बेच देते थे। कुछ पैसे लेकर करके खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था के लिए कुछ पैसे ले लिए और वो अपने बच्चे को किसी से बेरोजगारी के कारण अब उनका भरण पोषण लालन पालन नहीं कर सकते थे, इसीलिए दूसरे अभिजातों के हाथों में 25 वर्ष तक के लिए एग्रीमेंट करके और अपने बच्चे को दे देते थे। लेकिन कहते हैं कि ऑगस्टीन का ये कहना था कि ऑगस्टीन ये भी बात का जिक्र करते हैं कि हमारा एक मित्र थे, वो एक वकील थे पेशे से, और उनसे ऑगस्टीन एक बात को कहता है कि मित्र तुम ये बताओ कि अगर कोई श्रमिक गरीब बेचारा है, कमजोर वर्ग का है और वो अपने बच्चे को 25 वर्ष के लिए किसी से बेच देता है, अगर मान लेते हैं कि उसका 25 वर्ष के बाद इसको आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन 25 साल तक इसे पूरा का पूरा गुलाम बना करके काम लिया जाएगा। लेकिन ये ऑगस्टीन सवाल क्या करते हैं? तो ऑगस्टीन सवाल ये पूछते हैं अपने मित्र वकील मित्र से कि भैया ये 25 वर्ष तक किसी के यहाँ ठीक है ये काम करेगा बालक, लेकिन अगर इसका 25 वर्ष पूरा हुआ और जब तक इसके माता पिता जीवित ही नहीं रहे तो क्या ये गुलाम ही रहेगा या फिर आजाद हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे बात को। तो पहले ये याद रखेंगे कि जब इसका कोई प्रमाण है, प्रमाण क्या होता था किसी को गुलाम बनाना? तो जो जमींदार लोग होते थे वो ऋण संविदा बनवा लेते थे कि हाँ हमसे इतना दिन के इतना चीज इसको दिए हैं, इतना दिन के लिए हम इसके बच्चे को या इसी को गुलाम बना करके ये श्रमिक के रूप में हम रख सकते हैं, कानूनी रूप से ये आपका वैध भी माना जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे तो कहते हैं कि एक और भी घटना का जिक्र है कि 66 ईस्वी में, ध्यान सुनेंगे, 66 ईस्वी में यहूदी विद्रोह होता है और इसमें क्या होता है कि जो श्रमिक लोग होते हैं, जो खास करके किसी न किसी अमीरों के, किसी न किसी जमींदारों के जो गुलाम होते थे, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जब अभिजातों का अत्याचार जब चरम सीमा से ज्यादा हो जाता था तो कई बार ये लोग क्या करते थे कि क्रांति कर देते थे और जो सेठ साहूकारों का जो बंगला होता था, रहने का जो आवास होता था, उसको चारों तरफ से घेर लिए जाते थे और घेर लेने के बाद क्या किया जाता था
कि फिर इनके जो साहूकारों के पास में जो ऋण संविदा बन करके जो कहीं रखा जाता था, उसको ये जानते थे कि कहाँ साहूकार लोग ऋण संविदा रखते थे, तो वो क्या करते थे कि उस ऋण संविदा को ही जला करके नष्ट कर देते थे। जैसे सिंपल बात, अगर ये कोई व्यक्ति है, अपने बेटे को ये मालिक के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया, 25 वर्ष का एग्रीमेंट करा लिया, लेकिन मात्र 10 साल हुआ इस एग्रीमेंट का पूरा हुआ, लेकिन अगर इसका अत्याचार बहुत ज्यादा गुलामों के प्रति बढ़ गया तो सभी क्या करते थे कि श्रमिक लोग क्या करते थे कि क्रांतिकारी कर देते थे और इसको चारों तरफ से घेर लेते थे। और इसके पास जो ऋण संविदा होता था, जिस एग्रीमेंट पे ये तय था कि आपके बच्चों को हम 25 साल के लिए रखे हैं, उस एग्रीमेंट को ही जला के नष्ट कर लेता था और अपने पुत्रों को स्वतंत्र भी करा लेते थे। तो ये इस तरह से आप जाने थोड़ी सी चर्चा इस पे हम लोग कर दिए कि रोम साम्राज्य में श्रमिकों के ऊपर में कैसा जुल्म ढाए जाते थे। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको दागा जाता था, इतना विवश किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि लोग खुद अपने खेती बाड़ी घर द्वार छोड़ करके और दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए चाह रहे थे और दूसरे जगह ये भाग के चले न जाए, इसलिए ही इनको दागा जाता था ताकि इनकी पहचान आसानी से हो सके। ये चीजें हम लोग पढ़े। अब आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो महिलाओं के ऊपर में स्थितियां को हम लोग देखेंगे।